नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। भिवानी के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का हो रहा है विस्तार, कहा रघुवीर शांडिल्य ने। तेज धूप की वजह से गेहूं की फसल में है सिंचाई की आवश्यकता, कहा डॉक्टर देवीलाल ने। सीवरेज ओवरफ्लो से परेशान वार्ड नंबर 14 के निवासियों ने किया विरोध प्रदर्शन। भिवानी के सरकारी अस्पताल में लंबे समय बाद हुई ईएनटी डॉक्टर की नियुक्ति। और अब खबरें विस्तार से। भिवानी में मेडिकल कॉलेज का भवन बनकर तैयार हो गया है और अब भवन पूर्णतः प्रमाण पत्र का इंतजार कर रहा है। यह पत्र आते ही ओपीडी शुरू कर दी जाएगी और मेडिकल कॉलेज में 100 सीटों के लिए दाखिले भी शुरू कर दिए जाएंगे। यह कहना है सीएमओ रघुवीर शांडिल्य का। उन्होंने कहा कि संभवतः जुलाई माह से ओपीडी शुरू हो जाएगी। इसके लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों को पत्र जारी कर दिए गए हैं। नए भवन में अनेक तरह की सुविधाएं मरीजों के लिए उपलब्ध रहेगी। भिवानी जिले में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए विभाग द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इस बारे सीएमओ डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में खस्ता हाल स्वास्थ्य केंद्रों में नए भवन बनाए जा रहे हैं। भवानी खेड़ा, मानहेरू, बामला और सुई के अस्पतालों को अपग्रेड किया जाएगा। गांव दुलेड़ी और ईसरवाल में प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सिवानी और लोहारू के अस्पतालों में जिला मुख्यालय के अस्पताल जैसी स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। डॉक्टर शांडिल्य के अनुसार लोहारू सब डिवीजन का अस्पताल 100 बिस्तरों का अपग्रेड होना चाहिए, जिसका प्रस्ताव स्वास्थ्य विभाग को भेजा हुआ है। वहीं भिवानी में 535 करोड़ रुपए की लागत से 420 बिस्तरों का अस्पताल का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। इसमें लेटर ऑफ परमिशन के लिए हमने अप्लाई कर दिया है और कुछ एचआर असिस्टेंट प्रोफेसरों ने भी ज्वाइन किया है और जैसे ही प्रोग्रेस होती है तो संभावना यह है कि इस सेशन में जो एडमिशन होंगे उससे पहले लेटर ऑफ परमिशन में विजिट हो जाएगी नेशनल मेडिकल काउंसिल की और उसकी परमिशन के बाद सरकार जब के अनुसार दिशा निर्देशन के अनुसार इसका उद्घाटन होकर के ये इस सेशन स्टार्ट होने की संभावना है। इसमें यह है कि मेडिकल कॉलेज बनने के बाद हमारे पास स्पेशलिस्टों की संख्या बढ़ जाएगी। ऑर्थोपेडिशन है, मेडिसिन है, गायनी है, एनेस्थीसिया है, ट्रॉमा सेंटर है, आईसीयू है। तो एफआरयू की स्ट्रेंथनिंग होने के कारण लोगों को सेवा अच्छी मिलेगी। ये लगभग कितने रुपए की लागत से बनकर तैयार होगा? कितने बेड का हॉस्पिटल? ये 538 करोड़ के लगभग इसकी कॉस्ट है। बाकी तो ब्रिज एंड रूफ इसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी है और ये जो डिपार्टमेंट है डीएमईआर वो बना रहा है। हमारा स्वास्थ्य विभाग अलग है, लेकिन यह है कि बीइंग स्वास्थ्य विभाग से आप जैसे इन्फॉर्मेशन है कि इसकी जो वर्क है एग्जीक्यूटिव जी उसने तकरीबन इंफ्रास्ट्रक्चर तो काम कर दिया है, लेकिन अभी बिल्डिंग का कंप्लीशन का सर्टिफिकेट है और पानी का कनेक्शन है और बिजली का कनेक्शन है, वो नियर अबाउट 80% पूरा हो गया है। बाकी इंटरनेट की सुविधा है वो होनी जा रही है। तो इनके जो ऑफिशिएटिंग डायरेक्टर डॉक्टर गीता है उन्होंने ज़्यादा इसके बारे में ज्ञान है। हमारे पास है एक तो सीएचसी मानेरू की बनाई जानी है, 2 पीएचसी हमने, एक तो सुई, एक बामड़ा, इनकी बिल्डिंग कंडम हो गई है। इसकी हमने नए बनाने का प्रावधान सरकार को भेज रखा है और नई 2 पीएचसी, एक ओबरा, एक बलियाड़ी, ये भी नई पीएचसी बनाने जा रही हैं। और हमारे 32 जो है सब सेंटर है वो नए बनने जा रहे हैं और 63 के हमारे रिपेयर के लिए हमने एस्टीमेट बना रखा है। और हमारा जो सब डिवीज़न हॉस्पिटल है जो बुवानी खेड़ा है वो 50 बेडेड से हमने 100 बेडेड के लिए भी सरकार के पास भेज रखा है। तो इसकी क्वार्टर की और 100 बेडेड में कन्वर्जन कल भी हमने एस्टीमेट बनवा करके सरकार को भेज रखा है। तो ये हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी जितनी भी एक्टिविटीज़ होनी है सरकार के पास भेज रखी है। जैसे ही इसमें आएगी तो इसका आगे कार्य हो जाएगा। आने वाले समय में हमारा मकसद यही है कि जो फैसिलिटीज़ है हेल्थ फैसिलिटीज़ उसमें साफ़ सफाई हो, उसमें कर्मचारी समय पर आएँ, अपना कार्य समय पर करें और क्वालिटी में मद्देनजर रखते हुए हमारे 50% हमने अनक्वास सर्टिफाइड करना है। अभी तक हमारे 46 हुए हैं।
तो हमारा टारगेट है कि 31 मार्च तक हम इसको और बढ़ाएं। तो हमारे आम जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो पहले सब सेंटर बोलते थे उसको पीएचसी हमारी 9 हो गई हैं और एसडीएच और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इन सभी को हम एनक्वास सर्टिफाइड करवाने जा रहे हैं ताकि लोगों को अब ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी साफ़ सफाई मिले और अच्छी सेवाएं मिलें। मौसम विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर देवीलाल ने बताया कि तापमान में हल्की गिरावट शुरू हो चुकी है। बादलों की वजह से तापमान में थोड़ी गिरावट आई है। अभी न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। आने वाले 2-3 दिनों में हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि गेहूं की फसल के लिए पर्याप्त धूप मिल रही है, तो उसी के साथ साथ इस फसल को पानी की भी अधिक आवश्यकता है। मौसम विभाग विशेषज्ञ देवीलाल ने बताया कि आने वाली 3 दिन में बादल छाए रहेंगे। 19 और 20 फरवरी को हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है, लेकिन ज्यादा कोई बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही। बादल रहने की वजह से तापमान में हल्की गिरावट आएगी। अभी आने वाले समय में 1-2 दिन में बीच बीच में धूप भी निकलेगी। मौसम में खास तौर पर सरसों की फसल पकाव पर है और गेहूं की फसल के लिए धूप और पानी की आवश्यकता रहती है। फसल को जब भी पानी की आवश्यकता हो, सिंचाई गेहूं की फसल में अवश्य करें। वह बलिया निकालने में दोनों के पकाव के लिए अति आवश्यक है। कल से बादलवाई स्टार्ट हो चुकी है। बादलवाई की वजह से जो है वो तापमान में थोड़ी हल्की गिरावट आई है। अभी जो अधिकतम और न्यूनतम तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास है और अधिकतम तापमान वह 26 से 27 डिग्री के आसपास बना हुआ है। तो अभी आने वाले 2-3 दिन के दौरान बादलवाई बनी रहेगी 20 तारीख तक, और 20 को 19 और 20 में हल्की कोई बूंदाबांदी भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा कोई बारिश की संभावना नज़र नहीं आ रही। और बादलवाई रहने की वजह से तापमान में हल्की गिरावट जो है वो जारी रहेगी। और अभी आने वाले समय में दिन में बीच बीच में धूप भी निकलेगी और बादलवाई के साथ साथ। तो इस मौसम में ख़ास तौर पर सरसों की फसल पकाव पर है और गेहूं की फसल के लिए अभी जैसे दिन में धूप रहती है काफ़ी कड़क, तो पानी की भी आवश्यकता रहती है फसल को। तो जब भी पानी की आवश्यकता हो, अगर पानी उपलब्ध हो तो हल्की सिंचाई गेहूं की फसल में अवश्य करें। वो बालियां निकलने में और दानों के पकाव के लिए अति आवश्यक है। लगभग 8,000 की आबादी वाले वार्ड नंबर 14 के निवासियों ने सीवरेज ओवरफ्लो की समस्या से परेशान होकर रोष प्रदर्शन किया। क्षेत्रवासी अश्विनी क्रांति ने प्रशासन के खिलाफ रोष जताते हुए कहा कि वार्ड नंबर 14 में पिछले 3 से 4 महीनों से सीवर ओवरफ्लो कर रहा है, लेकिन प्रशासन द्वारा इस समस्या की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि जल्द ही समस्या का समाधान किया जाए, नहीं तो वह रोड जाम करने पर और विधायक के आवास पर जमावड़ा करने पर मजबूर हो जाएंगे। वार्ड नंबर 14 में पिछले 4 महीनों से सीवर ओवरफ्लो हो रहा है, लेकिन प्रशासन का समस्या की तरफ कोई ध्यान नहीं है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में करीब 8,000 लोग निवास करते हैं, जिनका जीना दूभर हो गया है। यह आरोप वार्ड निवासी अश्विनी क्रांति ने लगाए। वहीं राज रानी और रेशमा ने बताया कि क्षेत्र के लोग पिछले कई महीनों से सीवरेज ओवरफ्लो से परेशान हो रहे हैं। बच्चे और बूढ़े तो घर से निकलने से कतराते हैं। पानी जमा होने से अन्य प्रकार की जीव जनित बीमारियों का खतरा बना रहता है। उन्होंने प्रशासन से मांग की जल्द ही समस्या का समाधान किया जाए, नहीं तो वे रोड जाम करने पर मजबूर हो जाएंगे। बताना होगा कि सीवरेज ओवरफ्लो की समस्या शहर की प्रमुख समस्या है। बहुत से अधिकांश आवासीय क्षेत्रों के सीवरेज रुके हुए हैं। पिछले दिनों सीवरेज ओवरफ्लो और पीने के गंदे पानी की समस्या को लेकर बावड़ी गेट के लोगों ने भी विरोध प्रदर्शन किया था। तकरीबन वार्ड में वाल्मीकि कॉलोनी हनुमान गेट चौक एरिया है, जो 15-20 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका है। सीवरेज लाइन बिल्कुल ब्लॉक है। कभी कोई सी गली में जाते हैं देखते हैं वहाँ पे, कभी हमारी हाउसिंग मोड़ साथ वाली गली में देखते हैं। 5 तारीख को पब्लिक हेल्थ के एम्स कॉलोनी मोड़ पे पानी की डिग्गी है, वहाँ पे संजय जंजई बैठते हैं। हमारे भतीजा राजीव उसने लिखवा दिया था। हमने फ़ोन के द्वारा सूचना भेज दी, वीडियो भेज दी। फिर मैंने खुद जाके उनको अच्छी तरह से बताया कि ज़्यादा समस्या है, आप बस एक बार 5 मिनट आके जय साहब आप देख लो समस्या क्या है। हमें आपसे ज़्यादा वहाँ पर और कुछ हमारे घर का कोई काम नहीं करवाना, सिर्फ आपको जन समस्या दिखानी है। जन समस्या होती है सीवरेज की, और भी कोई समस्या होती है। आपका डिपार्टमेंट है जो काम करने के लिए कर्मचारियों को भेजता है, कर्मचारी आते भी है लेकिन 5 मिनट के अंदर अपनी खाना पूर्ति करके चले जाते हैं। हम जब उनको बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप आ जाओ एक बार देख लो, लेकिन वो आके आने का नाम नहीं लेते, कहते हैं मैंने कर्मचारी भेज दिए। आज 17 तारीख हो चुकी है, सुबह के 2 बार उनको फ़ोन कर चुके हैं, वीडियो भेजा बना के भेज चुके हैं। अभी तक 3 बजे का टाइम हो चुका है, अभी तक कोई कर्मचारी उनका एक बार भी किसी भी गली में हमारी कॉलोनी में नहीं आया है। कोई समाधान नहीं हो रहा है इनका। बहुत ज़्यादा हम परेशान करके
जब आप लोगों को बुलाया गया है, और नहीं तो ये नहीं करेंगे तो फिर हम और कुछ भी करेंगे भाई। हम परेशान हो लिए, बच्चे हमारे दुखी हो लिए सब बातों से, पानी से। अब आप खुद ही देख लो मौका, ये हाल क्या है। नहीं तो वो खुद आन के देख लो मौका किस वजह से हम कर रहे हैं, किस वजह से नहीं। थोड़ा बहुत हमने ये सोचना चाहिए ना, जब माने हमने वोट ले रही है हमारे से, हाथ जोड़ के वोट दिए तो हाथ जोड़ के हमारे काम भी करो। किस वजह से हमने सजा दे रही है। भिवानी जिले में बढ़ रहे ईएनटी के मरीजों की संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने ईएनटी के 2 डॉक्टर्स की ओपीडी में नियुक्ति की है। सीएमओ रघुवीर शांडिल्य ने बताया कि ओपीडी में बढ़ते हुए मरीजों की संख्या को देखते हुए ईएनटी डॉक्टर्स की सुविधा सामान्य अस्पताल की ओपीडी में मुहैया करवाई गई है। इससे मरीजों को काफी लाभ होगा। ईएनटी डॉक्टर शुभम मेहता ने बताया कि 15 दिनों से वह सामान्य अस्पताल की ओपीडी में ईएनटी के मरीजों को लगातार देख रहे हैं। ईएनटी डॉक्टर शुभम मेहता ने बताया कि बदलते मौसम में एलर्जी के मरीजों की संख्या भी बढ़ जाती है, जिसको हम आम भाषा में नजला बोलते हैं। इस तरह के मरीज बहुत ज्यादा आ रहे हैं। बीमारी से बचने के लिए मास्क का प्रयोग करें या कोई सूती कपड़े का प्रयोग करें, जिससे बाहरी धूल कणों से बचा जा सके। हम घर में भी सावधानियां बरत सकते हैं। ओढ़ने वाली चादर को 2 दिन में चेंज करें। जिस गद्दे पर हम सोते हैं उसको धूप लगा सकते हैं। कान बहना, कानों में आवाज आना, सर दर्द होना, चक्कर आना, इस तरह के मरीज उनके पास आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की बीमारियों से ग्रस्त मरीजों को एलर्जी के कणों से दूर रहना चाहिए, मगर अत्यधिक ग्रस्त हो जाने पर ईएनटी के डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम शुभम मेहता है। मैं एक ईएनटी का कंसल्टेंट हूँ। मैंने 15 दिन पहले सिविल हॉस्पिटल चौधरी बंसीलाल को ज्वाइन किया है। मैंने अपनी एमबीबीएस जो है कलकत्ता से करी है और मेरी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है मेवात से है, जीएमसी मेवात से है। 15 दिन से मैंने यहाँ का कार्यभार संभाल रखा है। मैं 15 दिन से ओपीडी देख रहा हूँ। अभी जो है, जैसे हम जानते हैं कि मौसम बदल रहा है, तो एलर्जी के पेशेंट सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। एलर्जिक राइनाइटिस नाम की एक बीमारी होती है, जिसको हम आम भाषा में नज़ला बोलते हैं। उस तरह के मरीज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो उस बीमारी से बचने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? मान लो अगर हमें नज़ला है तो हमें कोशिश करनी है हम मास्क का प्रयोग करें, नहीं तो कोई एक सूती कपड़े का प्रयोग करें, जिससे हम जो बाहरी कण, जो बाहर जो पोलन ग्रेन्स हैं, डस्ट हैं, उससे बच के रहें, वो हमारे को ना आए और ताकि हम उसमें रिएक्ट ना कर सकें। और हम घर में भी अपनी जो है सावधानियां बरत सकते हैं। सावधानियां बरतने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग अपनी रोज़ चादर चेंज कर सकते हैं। जो ओढ़ने वाली चादर है उसको 2 दिन में चेंज कर सकते हैं। जिन गद्दों पे हम सोते हैं उनको हम धूप लगा सकते हैं। इसके अलावा, नज़ले के अलावा, मेरे पास कान बहना, कानों में आवाज़ें आना, सिर दर्द होना, चक्कर आना, इस तरह के भी मरीज आ रहे हैं। सीएमओ डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने बताया कि ईएनटी के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग से विशेष स्वीकृति लेकर ईएनटी विशेषज्ञ की नियुक्ति की है। हमारा प्रयास है कि मरीजों को अधिक से अधिक सुविधा मिले। तो हमारे स्पेशलिस्ट कैडर के द्वारा स्पेशलिस्ट की जो रिक्रूट के माध्यम से एनएचएम के में पोस्ट आई थी, वो हमने भर दी है, वो कार्य कर रहे हैं। तो हमारे पास अभी ईएनटी का डॉक्टर आ चुका है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाए। और अब चलते चलते महाकुंभ में किन्नर अखाड़े का विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब नया विवाद किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर हिमांगी सखी के बयान से शुरू हुआ है। उन्होंने किन्नर अखाड़े में पहले से चल रहे विवाद से दुखी होकर न केवल किन्नर अखाड़ा बल्कि सनातन धर्म ही छोड़ देने की बात कह डाली। कहा कि अखाड़े के अंदर चल रहा यह विवाद अब उनके बर्दाश्त से बाहर हो गया है। ऐसे में वह जल्द ही धर्म परिवर्तन करने पर विचार करेंगे। उनका यह बयान किन्नर अखाड़े की ही एक अन्य महामंडलेश्वर कल्याणी नंदगिरी पर हमले के बाद आया है। सखी ने कहा कि उनके ऊपर इस हमले का आरोप लगा है, जबकि उनका इससे कोई वास्ता नहीं है। इससे पहले उनके खुद के ऊपर हमला हुआ था। वो हमला किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने कराया था। किन्नर अखाड़े में वर्चस्व की जंग चल रही है। जल्द से जल्द यह जंग खत्म होनी चाहिए। यदि यह विवाद जल्द खत्म नहीं होता है तो उन्हें अखाड़े से और सनातन धर्म से बाहर होने के लिए विचार करना होगा। बता दें कि बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाए जाने पर पहली किन्नर जगत गुरु महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने ही सवाल उठाया था। इसके बाद ही उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। वहीं ममता कुलकर्णी के एक बार महामंडलेश्वर पद छोड़ने और फिर से उसी पद पर आसीन होने को उन्होंने मजाक बताया। कहा कि इन लोगों को धर्म और शास्त्र से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि किन्नर अखाड़े में मांस मदिरा का सेवन हो रहा है। कई लोग शराब के नशे में उनके शिविर में भी घुस आए थे। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर।
भिवानी के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का हो रहा है विस्तार, कहा रघुवीर शांडिल्य ने। तेज धूप की वजह से गेहूं की फसल में है सिंचाई की आवश्यकता, कहा डॉक्टर देवीलाल ने। सीवरेज ओवरफ्लो से परेशान वार्ड नंबर 14 के निवासियों ने किया विरोध प्रदर्शन। भिवानी के सरकारी अस्पताल में लंबे समय बाद हुई ईएनटी डॉक्टर की नियुक्ति। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।